हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस क्या एक चैप्टर क्लोज कर लिया था। उस चैप्टर में इससे पहले 2-3 प्रॉब्लम थे जो बच्चों को उसी लास्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश किया हमने, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें हमें क्या चीज़ पढ़ना, ये बात सबसे पहले हमें जाननी चाहिए। इसमें सबसे पहले एसिड की डिफिनीशन, बेस की डिफिनीशन, साल्ट की डिफिनीशन। एसिड की डिफिनीशंस देने के बाद इसमें हम लोग आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट देंगे जो इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल में, और इससे पहले दो साइंटिस्टों ने कॉन्सेप्ट दिया था, लेवाइजियर और डेवी ने मिलकर के कॉन्सेप्ट दिया था, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, किन लोगों ने कैसा कॉन्सेप्ट दिया, कैसी धारणा दी, उस धारणा को जानने की कोशिश करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर एसिड्स के जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे, साल्ट्स क्या होता है उसके बारे में, कितने टाइप्स के साल्ट्स होते हैं वो भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी सी छोटा सा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है ये पता चल गया। एसिड, बेस और साल्ट के अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। एसिड की क्रियाविधि नहीं, एसिड की जो क्रियाकलाप है, यानी कहने का मतलब उसकी जो अभिक्रिया है किसी और से मिल करके वो क्या बना सकता है, क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेस का भी इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे। साल्ट के डिफिनीशन और साल्ट कितने टाइप्स के होते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, एक दो एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, ये हमारा सिलेबस रहा। अब बात करते एसिड बेस साल्ट से आने की जरूरत क्यों हुई, कैसे इन लोगों को पहचाना गया, क्या तरीका, क्यों कहा गया, क्या चीज होता है। बिल्कुल अननोन है, ऐसे समझिए, हम भी अननोन है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या होता है। सबसे पहले ये चीज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसिड की जितनी भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, लगभग 2500 के करीब करीब जो हमारे पास जानकारी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्सों को उसके गुणों के आधार पर, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। वो 3 भाग ही कौन कौन से, यानी कहने का मतलब जो भी कंपाउंड्स हम देखते हैं अपने आसपास चारों तरफ, ऐसा समझ लीजिए, उसको कैटेगराइज कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया 3 कैटेगरी में, उनके प्रॉपर्टी के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण में उसको वर्गीकृत कर दिया गया। इतनी सी बात समझ में आई। जितने भी सबस्टेंस होते, अब जानने की कोशिश करेंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते, वो इनऑर्गेनिक यौगिक यानी अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से, उसको किस रूप में अलग अलग किया, क्यों किया, वो कौन सी प्रॉपर्टी बियर करता है अम्ल, वो कौन सी प्रॉपर्टी आपके बेस बियर करते, वो कौन सी प्रॉपर्टी होता है साल्ट्स में, ये जानने की कोशिश करेंगे, यानी उसके कौन कौन से गुण है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एसिड, बेस और साल्ट को सबसे पहले जो लेवाइजियर और डेवी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवाइजियर, एक साइंटिस्ट थे लेवाइजियर एंड डेवी, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एसिड, बेस और साल्ट की डिफिनेशन दी। देखिए अम्ल, क्षार और लवण, बार बार हम वर्ड ना करके यहाँ पे एसिड, बेस एंड साल्ट हमारे हम बोल देंगे, इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एसिड, बेस और साल्ट को इन लोगों ने सबसे पहले क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया, और उन्होंने एसिड की डिफिनीशंस लेवाइजियर और डेवी ने सबसे पहले किया। अम्ल की जो डिफिनीशन है, एसिड की जो डिफिनीशन है, उन्होंने जो लेवाइजियर और डेवी है उन्होंने कहा था कि वो यौगिक जो अपने या वे कंपाउंड जो अपने अणु में, अपने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन आयन रखता हो। देखिएगा यहाँ डेफिनेशन समझने की कोशिश करिएगा, वे यौगिक जो अपने अणु में हाइड्रोजन आयन रखता हो वो सब एसिड है। जैसे वो सब एसिड है, वो कौन कौन से हैं ये बात, हाइड्रोजन आयन रखता हूं मतलब H+ आयन अगर किसी कंपाउंड में होता है
तो वो कंपाउंड हमारा एसिड है, अम्ल है। ये डिफिनेशन किसने दिया था? लेवाइजियर और डेवी ने दिया था। जब हम HCl लिखते हैं इस तरीके से और H2SO4 लिखते हैं और फिर HNO3 लिखते हैं, तो आप देखेंगे H यहाँ प्लस में, नेगेटिव में, ये प्लस में, ये नेगेटिव में, इस तरीके से ये प्लस में, ये आपके नेगेटिव में, ये चीज तो देखा होगा कि H प्लस आयन अगर रख रहा है कौन सा कंपाउंड, HCl का एक मॉलिक्यूल मैंने लिख लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसमें जो एक आयन है H प्लस के फॉर्म में है, इसीलिए ये कंपाउंड हमारा क्या है? एसिड है। उसी तरीके से इसमें आपके पास दो, अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तो आपके पास ट्वाइस H पॉजिटिव और प्लस SO4 माइनस 2 नेगेटिव, दो हाइड्रोजन आयन कम से कम होंगे। अगर इसको हम ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे एक प्लस और एक नाइट्रेट आयन इस तरीके से मिलेंगे, यानी कहने का मतलब इस कंपाउंड में एक H प्लस आयन हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने भी हमने यहाँ पे लिख दिए ये सब के सब हमारा क्या है? एसिड है। इनके अनुसार, किनके अनुसार? डेवी और लेवाइजियर के अनुसार। ओके, जब इतनी सी बात हम लोग पढ़ लेते तो आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब क्षार के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड जिसमें ऑक्साइड आयन, धात्विक ऑक्साइड जिसमें ऑक्साइड आयन इस तरीके से आपके पास होता है। ऑक्साइड आयन, धात्विक ऑक्साइड जिसमें ऑक्साइड आयन अपने धात्विक हाइड्रोजन जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कहने वाला धात्विक ऑक्साइड जिसमें ऑक्साइड आयन तथा धात्विक हाइड्रोक्साइड जिसमें OH माइनस आयन पाए जाते हैं, वह हमारा क्या होता है? वो हमारा क्षार होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा CuO, CuO में अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो Cu प्लस 2 प्लस O माइनस 2। अब देखिए जो ऑक्साइड आयन इसमें पाए जा रहे हैं, या धात्विक हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कशन किया जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए, जैसे NaOH ले लिया। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जा रहा है। यानी धात्विक ऑक्साइड तथा जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये डेवी और इनका डिफिनेशन है लेवाइजियर का। इन्होंने साल्ट की डिफिनेशन दिया, साल्ट की डिफिनेशन दिया, इन्होंने बोला साल्ट ये किसी अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं तथा जल उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब जब कोई अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तभी साल्ट का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है, निश्चित रूप से बनता है। इसी डिफिनेशन के साथ इन्होंने इसका डिफिनेशन दिया, साल्ट के डिफिनेशन दिया। लेकिन जो हमारा बहुत ज्यादा ट्रेंड में है या कह ले कि मतलब प्रचलित में या जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, इस बात को हमें समझना होगा। ओके, आइए इसको इरेज करते हैं। लेवाइजियर ने तो इतना डिस्कशन कर लिया, अब बात करते हैं हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस की धारणा, अभिधारणा क्या दिया है इन्होंने? अम्ल, क्षार और लवण की डिफिनेशंस, जो अभी परिभाषा है इन्होंने क्या दिया, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आर्हेनियस ने जो अम्ल की डिफिनेशन दिया, इन्होंने कहा कि ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इन्होंने जो एसिड की डिफिनेशन दिया तो बोला एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस मीडियम। ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कराता है, ऐसे कंपाउंड को एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि कौन से हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा HCl, तो HCl
सबसे पहले अगर टूटेगा तो H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन ये जो HCl में H पॉजिटिव होता है, ये तुरंत ही वाटर के साथ में मिल करके H2 वाटर के साथ में मिल करके आपका क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। यही हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब वे यौगिक जो जल में घुल करके वाटर में डिसॉल्व हो करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देता हो, वो हमारा क्या है, एसिड है। ये एसिड आपके इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब ये जो आपने दोनों तरफ से रिएक्शंस दिखाया, एरो दिखाया, इसका मतलब ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो आपने पढ़ रखा है। यानी ये टूट करके जलीय विलयन में H प्लस आयन और ये देंगे और ये जोड़ करके फिर से ये बना सकता है। सेम कंडीशंस आपके यहाँ पे भी ये चीज है। ये हो गया इसके डेफिनेशन। ओके, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्षार की डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया, बेस। इन्होंने बेस की डेफिनेशंस क्या दिया, इन्होंने बोला ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं। ओके, इन्होंने क्या बोला कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस आयन से मिल करके क्या बनाते हैं, H प्लस आयन से मिल करके लवण तथा जल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, वो सब आपके क्या होंगे, बेसिस होंगे। ठीक है, द कंपाउंड्स दैट फॉर्म salt and water in aqueous medium by combining H plus ion। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल CaO, CuO, FeO, ZnO। ओके, साथ में आपके CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस। ओके, और साथ में एक है के पास अमोनियम हाइड्रोक्स NH4OH। ये सब आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, बेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, या कह सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, वो मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होकर के आपका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता हो। किसका फॉर्मेशन करता हो, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेस के नाम से जानेंगे। ठीक है, जब बेस पढ़ लेते तो इसमें छोटा सा एक टॉपिक बेस से रिलेटेड हमें पढ़ना होता है, एल्कली। क्या पढ़ना होता है, एल्कली। एल्कलीस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं क्षारक। क्या बोलते हैं, क्षारक। क्षारक क्या होता है इस बारे में समझिए। वे बेस, वे क्षार जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, उसे क्षारक बोलते हैं। वे क्षार जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्षार के नाम से, सॉरी क्षारक के नाम से जानेंगे। जैसे वो कौन कौन से, NaOH जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव बनाता है। तो आपने देखा कि ये डिसॉल्व होकर के हाइड्रोक्साइड आयन दिया, या दूसरे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर ले लेते तो ये भी आपके K पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव देता। तो इस तरीके से ये भी क्या दे रहा आपका, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा वाटर में डिसॉल्व होकर के, इसीलिए ये क्या है आपके क्षारक के केस में आ जाएंगे। अब बात आती है कि एक नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि सभी क्षारक आपके क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द एल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। कहने का मतलब, नोट करके एक पॉइंट आपको लिखा देते हैं, सभी क्षारक, सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। कहने का मतलब सभी क्षार आपके क्या हो जाएंगे, क्षारक होंगे। सभी क्षारक आपके क्षार होंगे, लेकिन सभी क्षार आपके क्षारक नहीं होंगे। इस बात को समझने के लिए जैसे आपने वहां पे लिखा CuO लिखा, FeO लिखा, कुछ ऐसे लिखा,
फिर आपने एक जिंक ऑक्साइड भी लिख रखा था यहाँ पे ZnO। ये सब आप क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, लेकिन इसे एल्कली नहीं बोल सकते। एल्कली नहीं बोल सकते। एल्कली क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये एसिड के साथ में रिएक्ट करके आपका वाटर और सॉल्ट का तो फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन इस कंडीशंस में आप इसको क्षार बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व होकर के हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा। जब हाइड्रोक्साइड आयन इस तरीके से नहीं देगा तो इसको हम एल्कली नहीं कह सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये चीज आ जाता है। क्लियर? जब इतना पढ़ लेते तो उसके बाद हमने आर्हेनियस के एसिड और बेस ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब पढ़ते साल्ट। साल्ट की डेफिनेशन, साल्ट किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग साल्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या लवण के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो पहले हम इंग्लिश में डिफाइन कर देते हैं, फिर हिंदी में आपको समझा देंगे कि कैसे होते हैं। जब साल्ट के डिफिनेशंस होते हैं, द कंपाउंड दैट गिव्स कैटायंस एंड एनायंस in aqueous medium instead of hydrogen and hydroxyl ion। वे यौगिक जो जल में घुल करके धन आयन देता है, ऋण आयन देता है, लेकिन कभी भी आपके H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देता है। H प्लस एंड OH माइनस आयन नहीं देता है। बात समझ पा रहे? ये नहीं देता, लेकिन इसके अलावा कैटायंस एंड एनायंस देता है। कैटायंस और एनायंस का मतलब पॉजिटिव धन आयन, इसको बोलते हैं धन आयन, और इसको क्या बोलते हैं ऋणायन। ओके, यानी कहने का मतलब वे यौगिक जो जल में घुल करके दो चीज देंगे, एक धनायन देंगे और एक ऋणायन देंगे। पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होगा, एक नेगेटिव चार्ज वाला एक पार्ट होगा। ठीक है, ये दो चीजें, लेकिन कभी भी वो H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? साल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आइए इसका एग्जांपल समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साल्ट है, इसके एग्जांपल जैसे आपने लिया NaCl, तो NaCl आपके पास देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर तोड़ेंगे तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। दिया? ओके, साल्ट बोल सकते हैं इसको, लवण बोल सकते हैं, और इस साल्ट का हम लोग यूज भी कर सकते हैं। एक और लिखा हमने CuSO4, कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे Cu+2 और +SO4-2, एक कैटायंस हो गया, एक एनायंस हो गया। इसको हम बोलते हैं कैटायंस और इसको बोलते हैं एनायंस। ओके, इसको बोलेंगे धनायन और इसको बोलेंगे ऋणायन। ओके, लेकिन कभी भी ये H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देंगे। ये बात समझ में आना चाहिए, ये चीज लिख दिया। सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4, इसको भी जब आप ब्रेक करिएगा तो ट्वाइस Na पॉजिटिव और +SO4-2 नेगेटिव। ये भी आपका दे रहा है, इस तरीके से दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये सब किस में आ जाएंगे? साल्ट में आ जाएंगे। 2-3 एग्जांपल और देते हैं, इरेज करते इसको, और कुछ एग्जांपल्स देते। तो जितने भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंपाउंड्स, देखते जाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लार्ज आपको कंपाउंड्स लिख दूं। जैसे आपने लिखा MgSO4, इसको आपने ब्रेक कर दिया, Mg+2 और +SO4-2 बना दिया। दो आयन दिया, धन आयन ऋण आयन दिया। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे Ca+2 SO4-2 ये दिया। CaCO3, ये अगर आपके पास टूटता है तो CaO और प्लस आपके पास क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। ठीक है, ये चीज बना रहा है। लेकिन एक चीज और देखते हैं इसमें, अगर आयन की बात करते हैं, आइए कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट, ये चीज देखते हैं।
3Ca प्लस 2 टॉइस PO4 माइनस 3 प्लस माइनस दिया आपने देखा K2SO4 आपके पास खुद कंपाउंड टॉइस K पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 नेगेटिव। इस तरीके से आपने ये कंपाउंड देखा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे NH4 प्लस प्लस Cl माइनस इस तरीके से दिया। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 Mg प्लस 2 प्लस टॉइस Cl माइनस। तो इस तरीके से आपने देखा। देखिए यहाँ पे 3 और 2 जो लगा हमने रिएक्शंस को बैलेंस भी साथ। तो ये जितने भी एग्जांपल आपने लिखे ये सब के सब आपके पास क्या आ गया, साल्ट की कैटेगरी में आ गया। इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड आपके पास दे रखा हो तो आर्हेनियस की जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशंस को देख करके ही आप क्या करेंगे, इस साल्ट वगैरह सबको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि ये तो एक आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा भी कभी भी हम चीज़ों को और भी कई तरीके से जान सकते, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।